नमस्कार। आज के सिटी हॉल में एक नए विषय को लेकर, नए मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मुद्दा वही है जो कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में भी धूम मचा रहा है। आप समझ रहे होंगे हम बात कर रहे हैं व्यापम घोटाले की। मध्य प्रदेश में इस घोटाले की गूंज अब मध्य प्रदेश से बाहर भी सुनाई देने लगी है और इस मामले में अब शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश के मुखिया पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और अब न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुखिया पर बल्कि उनकी मातृ संस्था यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कुछ बड़े पदाधिकारियों का नाम भी इसमें उछाला जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मामला तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ जारी है। पहले 5 दिनों तक पूछताछ में कोई भी राज नहीं उगले गए तो कोर्ट को अपनी तरफ से दखल देना पड़ा और उसने एसटीएफ को फटकार भी लगाई कि आखिरकार उनसे कड़ाई से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। विपक्षियों की माने तो उन्होंने इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी घसीटा है और जहां तक भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया जिसमें नेता प्रतिपक्ष घायल भी हो गए। तो ये तमाम बातें और ये इतना एक विशाल रूप धारण करता चला जा रहा है। इसके अलावा व्यापम के अलावा छात्रों से जुड़े भी कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आज इस डिबेट में यहाँ पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ मुद्दों को सुलझाने की बात करेंगे कि आखिरकार इससे किस तरीके से बचा जा सकता है या इनका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमारे आज के इस डिबेट में एडवोकेट अभिलेख खरे जो कि पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष रहे हैं यानी छात्रों का नेतृत्व करते रहे हैं, फिलहाल दायित्वों से मुक्त हैं, और अशोक दुबे जो कि भाजपा के प्रदेश सह संयोजक हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के। एजुकेशन से दोनों लोग जुड़े रहे हैं और इसके पहले एबीवीपी भी संभालते रहे हैं अशोक, यानी कि छात्रों से पुराना नाता, छात्र संगठनों से पुराना नाता रहा है। लेकिन सबसे पहले हम भाजपा और कांग्रेस के नेता होने के नाते इस बात पर चर्चा करेंगे कि व्यापम घोटाला जो कि इतने बड़े पैमाने पर उजागर हुआ है उसकी बात उठाते हैं। और सबसे पहले अशोक आपसे ही जानेंगे कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं या कैसे डिफेंड करते हैं। देखिए, जो अभी वर्तमान में जो अपने कांग्रेस ने एक आरोप लगाया हुआ है कि व्यापम घोटाला है, निश्चित तौर पे 1000 छात्र इसमें, चूंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खुद बताया है कि 1000 लगभग छात्रों का इसमें चल रहा है इनके ऊपर, जिसमें से लगभग 200 से अधिक छात्रों के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति, जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब हैं, वो स्वयं चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार छात्रों के साथ गलत हुआ है और उन्होंने स्वयं इसको एसटीएफ को ये पूरी जांच सौंपी है, तो इसमें जो दोषी होगा वो निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कांग्रेस का चूंकि एक प्री प्लान है कि वो, जैसे कि उन्होंने आज आरएसएस को इसमें से कुछ लोगों का नाम जो उनमें शामिल हुआ, तो एक सुनिश्चित षड्यंत्र है, क्योंकि 10 सालों में कभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा कि सीएम साहब के खिलाफ कोई वो खड़े हो। आज उनको एक मुद्दा प्राप्त हुआ तो उन्होंने कि जो स्वर्गीय हमारे आरएसएस के थे सुदर्शन जी, उनको ऊपर आरोप लगाया और सुदेश स्वामी जी के ऊपर। तो इससे शिवराज जी का भी बयान आ चुका है, सभी लोगों का बयान आ चुका है कि अगर वह दोषी है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अशोक, एक बात सामने आती है कि जब जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में रही है, कुछ भी मुद्दे होते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा 1000 छात्रों की बात स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं। एक तो सरकारी आंकड़े पूरी तरीके से जाहिर नहीं किए जाते हैं, उनको छुपा के दबा के रखा जाता है, जबकि संख्या हो सकता है कि इससे ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन में और जब एक पूर्व मंत्री जेल में है, उनसे बराबर पूछताछ जारी है, तो ऐसे में जब मांग की जा रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तो उसको डिनाई क्यों किया जा रहा है? भाई अगर गलत नहीं है। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी जानकारी दे दूं कि जब हमारे यहाँ पे कोई जनहित याचिका वगैरह अपने हाईकोर्ट में लगाई गई तो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। वह एसटीएफ की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट है। यह बिल्कुल अखबारों में भी विदित है कि इसकी जो हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगी। और
जो अगर आप ये मानते हैं कि लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे मंत्री भी इसमें गिरफ्तार हो गए तो एसटीएफ एक सही कार्रवाई और सही दिशा में जा रहा है। जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बीजेपी के हों और कांग्रेस के भी हों। अभी इसमें कांग्रेस के भी संजीव सक्सेना जी का नाम आया और इसके बाद अन्य भी जो कांग्रेस के लोग होंगे उनके भी नाम शामिल जो आएंगे, तो चाहे वो बीजेपी के हों कांग्रेस के हों, निश्चित तौर पर छात्रों के हित के लिए हमें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभिलेख, जैसा कि अशोक का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं के नाम भी इसमें आ रहे हैं और जहां तक बात है कि जो आरएसएस के नेताओं के नाम उजागर किए जा रहे हैं, आखिरकार बेस क्या होगा? हालांकि हम छतरपुर में बैठकर इतने बड़े लेवल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि उसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं, हमारे यहाँ से भी चूंकि व्यापम के अंतर्गत पीएमटी घोटाला हुआ है, उसमें हमारे यहाँ के भी काफी लोग पकड़े गए हैं, इसलिए हमारे लिए भी एक ये चर्चा का विषय है। क्या कहेंगे कि इसमें ये नाम पुराने लोगों के घसीटे जा रहे हैं आरएसएस से, किस बेस को? सबसे पहले मैं शिवन जी एक बात का जवाब देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस और मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के नाम लेके आ रही है, साफ साफ है व्यापम की जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, एसटीएफ कर रही है। और जो एसटीएफ आपके साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आ रही है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही नाम सामने आ रहे हैं। अगर आरएसएस के किसी व्यक्ति का नाम आए, हमारे दिल में किसी के प्रति कोई झूठ नहीं है, हम भी उनको उतना सम्मान करते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी सम्मान करती है अच्छे लोगों का। अगर आरएसएस के पूर्व संचालक स्वर्गीय सुदर्शन जी का नाम अगर आया तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के लिए बहुत निष्पक्षता के साथ जांच करवाएं। अगर वे दोषी नहीं है तो उनका नाम हटे वहां से, क्योंकि वो अब दिवंगत हो चुके हैं। रहा सवाल दूसरी बात का, सुरेश सोनी जी का, मध्य प्रदेश की राजनीति में सुरेश सोनी का हस्तक्षेप जो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। मिहिर कुमार जो नाम एसटीएफ ने दिया है, वो मिहिर कुमार कौन थे, किसके सहयोगी थे, किसके कार्यकर्ता थे, किसके असिस्टेंट थे, ये बात एसटीएफ ने लाके दी है सामने। मैं अभिलेख जी की बात को यहाँ पे रोकना चाहता हूँ कि जो मेयर का जो नाम आया है, तो मेयर ने भी अपने बयान में भी दिया है कि हमारी सिफारिश, सुदर्शन जी के साथ वो कार्य करते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे निश्चित तौर पर, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल एक बयान दिया हुआ है कि हमारी कोई ऐसी मदद नहीं की गई। हमारा सिफारिश जो सिफारिश चूंकि आरएसएस एक समाज सेवा के रूप में भी काम करती है, अच्छा, तो पीएमटी में सिफारिश करेंगे, यहाँ पर की गलाते इसका, लेकिन उसको कोई इसमें आधार पे नहीं किया कि इसका सिलेक्शन कर दिया जाए। तो सिफारिश किस बात की गई? क्या फॉर्म जमा कर ले जी? सिफारिश का तो मतलब ये होता है कि प्रतियोगी परीक्षा में किसी मंत्री से सिफारिश नहीं, यहीं पर एक बात आती है जो अभिलेख जी आरोप लगा रहे हैं कि मेयर की जो सिफारिश की गई वो अधिकारियों से नहीं की गई। इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं, एसटीएफ ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसकी जो एक उन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के साथ सिफारिश की गई कि इस लड़के का अगर इसका, लेकिन इसका ये नहीं किया कि पीएससी में इसका सिलेक्शन कर दिया। देखिए ये तो आप खुद फंसते हैं यहाँ पर कह के कि अगर उस बंदे को कहीं से भी अगर ये नाम आता है कि सिफारिश की जा रही है, अब अधिकारियों तक डायरेक्ट नहीं की गई लेकिन एक लिंक होती है, आपने नीचे से लेवल से बात करी, लेकिन यहाँ तो ये बात सिफारिश का अर्थ नहीं, यहाँ पर सिफारिश का अर्थ बिल्कुल गलत अर्थों में ले ली है आपने। सिफारिश की परिभाषा नहीं, एक चूंकि समाज जो आपके इसमें लोग काम करते हैं, आरएसएस में बहुत गरीब और तबके लोगों के होते हैं, तो वहां पर किसी की पीएससी की परीक्षा में सिफारिश नहीं की। जो सिफारिश की जांच में नाम आ रहा है सुदर्शन जी का, जिसमें क्लीन चिट भी उन्होंने अभी एसटीएफ ने मतलब उसमें एक बयान भी जारी किया, उसमें ये लिखा हुआ कि इसकी सिफारिश उसमें मेहर के नाम की लड़के की है कि भाई इसका अगर कहीं पे हो, इसकी जांच पे सुदर्शन जी का नाम कांग्रेस के द्वारा लिया जा रहा है, एसटीएफ ने सुदर्शन जी का नाम कहीं से ले लिया। लेकिन सिफारिश की परिभाषा आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए। दूसरी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी। जहाँ पर लक्ष्मीकांत शर्मा जी का नाम आया, आपने कहा कि मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय ने कहा कि हम एसटीएफ की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। माफ करिएगा, ये जग जाहिर है, मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी ने लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार करने के आदेश नहीं दिए, कड़ी फटकार लगाई थी उच्च न्यायालय ने। वो रिश्तेदार नहीं है आपके, तब जाके मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। नहीं तो मतलब मैं ये समझूं कि कांग्रेस को निश्चित तौर पे हाई कोर्ट की जो उसकी मॉनिटरिंग में पूरी जांच चल रही है उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। देखिए, विश्वास करना की बात आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, आप उसको जनता और एक छात्रों से जुड़ के देखें। आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आज आप बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं, वो भावनाओं को समझिए। जब एक बच्चा घर से निकलता है घर बार छोड़ के पढ़ने के लिए और दिन रात एक करता है, और जब दिन रात करने के बाद वो ये देखता है कि हमारे बगल वाला व्यक्ति जो केवल पैसे पे केंद्रित था उसका सिलेक्शन हो जाता है, और हम जिन्होंने आँख फोड़ी, दिन न देखा न रात देखी, माँ बाप से दूर,
उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसको कितनी पीड़ा होती है, उस दर्द को समझिए जब आपको एहसास होगा कि एसटीएफ और सीबीआई में क्या अंतर है। आज एसटीएफ जो कार्रवाई कर रही है वो कैसे कर रही है, वो आपके सामने प्रदेश के मुखिया को इस बात का एहसास था कि जो छात्रों के साथ भविष्य के साथ, मध्य प्रदेश तो उन्होंने खुद इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी मध्य और उसी प्रदेश के तहत आज पुलिस महानिदेशक गिरफ्तार हैं, मिलने जो नाम आ रहे जाते हैं तो उनके हैं, ऊपर कार्रवाई भी की जा रही मिलने है। पहुंच गए, किसी का भी नाम आता तो डीजीपी मिलने पहुंचा था। क्या है भाई, में मुख्य स्वतंत्र बात यह है संस्था है ये कि लोग। कहीं ना कहीं एसटीएफ जो काम कर रही है वो प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम कर रही है और उसको प्रभावित, क्योंकि ये जो मांग उठाई जा रही है, अगर सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है वो इसी वजह से उठाई जा रही है कि इसमें निष्पक्ष तौर पर जांच हो। निष्पक्ष जांच के लिए निष्पक्ष जांच इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें हाईकोर्ट का दखल है। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग पे ही आपकी पूरी एसटीएफ जांच कर रही है। अगर आपका विश्वास हाईकोर्ट पर नहीं है तो ठीक है, दिक्कत क्या है? अगर ऐसी बात की जा रही है और कोई डर नहीं है तो दिक्कत क्या है कि उस सर्वोच्च संस्था को सौंपा जाए? इसके लिए जनहित याचिका आपकी दायर की गई, हाईकोर्ट ने खुद इसके लिए रोक लगाई कि हम एसटीएफ की उससे संतुष्ट हैं। अगर हाईकोर्ट को यह लग रहा है कि नहीं, जो जांच चल रही है वो निश्चित तौर पे पूर्ण अच्छे ढंग से जांच हो रही है, तो फिर निश्चित तौर पे हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अगर उसमें छात्र संगठन के साथ गलत होता है तो निश्चित तौर पर माननीय शिवराज सिंह चौहान उसके लिए ख्याल रखेंगे और उसके अगर 80 लाख में आवश्यकता होगी तो टॉपर बनना, 65 लाख में सेकंड टॉपर बनना, ये आंकड़े जो दिए हैं वो व्यापम के पास से आए हैं और कांग्रेस ने दिए, एसटीएफ ने दिए। अगर कार्रवाई शुचिता के साथ चलेगी तो आपको असलियत सामने आ जाएगी। 1000 नहीं, चाहे कितने हजार। बड़ा मसला है और सिर्फ 1000 छात्रों की बात नहीं है, अभी तो केवल ये जो अभी जड़ें निकलती जा रही हैं अभी, और इसमें इतने तमाम के आरक्षक की भर्ती भी है, पीएमटी फर्जीवाड़ा भी है, इतनी प्रतियोगी परीक्षाएं व्यापम द्वारा कराई जाती हैं और इनमें से तार जुड़ते चले आ रहे हैं। धीमे धीमे कितने लोग इसमें उजागर होंगे ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि जांच चल रही है और मांग कांग्रेस की मांग है तो एक विपक्षी होने के नाते उसकी मांग भी जायज है और सरकार होने के नाते बचाव की कोशिश भी जायज है। चलिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं, हम ये चर्चा थोड़ा सा इसको मोड़ते हैं कि चूंकि इसमें जो मैक्सिमम लोग प्रभावित हैं वो तत्काल उन्होंने पढ़ाई अपनी खत्म करी और तैयारी करने के बाद किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं से जो सारे लोग युवा हैं, ऐसे में जो हमारी आपकी पार्टियों का युवा नेतृत्व है वो युवा नेतृत्व क्यों नहीं इस मामले में आगे आता है? क्या इस वजह से कि आपकी सरकार है इसलिए आपका युवा नेतृत्व इन युवाओं की बर्बादी को लेकर कुछ भी बात नहीं करेगा? क्योंकि हमारी ही सरकार है। अभी खजुराहो में जो आपका विधायकों का, सांसदों का अधिवेशन हुआ था उसमें राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने खुद ये कहा था कि साहब ऐसे सवाल ना पूछे विधायक जिससे कि हमारी ही सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर गलत हो रहा है तो विधायक जो है वो उस बारे में बोले नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि छात्र संगठनों के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि इतने सारी संख्या में युवा हम जोड़ते हैं और उन युवाओं पर अब गाज गिर रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्जी उठाकर थाने में बिठाया गया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक अभी एसटीएफ पहुंच भी नहीं पाई। ऐसे में उनके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ऐसे में छात्र संगठनों की भूमिका क्या समझते हैं? शिवेंद्र जी, आपने कहा कि खजुराहो में इतना बड़ा अधिवेशन हुआ जिसमें माननीय श्री राजनाथ सिंह जी आए, हमारे अरविंद मेनन जी, शिवराज सिंह चौहान, सारे लोग आए। तो वहाँ की आपको एक घटना याद होगी कि वहाँ पर विद्यार्थी परिषद ने डीएड और बीएड के लिए ज्ञापन सौंपा था और उसके लिए अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। तो निश्चित तौर पे जो हमारे जो संगठन है विद्यार्थी परिषद है वह इसके लिए भी आपका अगर कहीं पे उसको गलत नजर आ रहा है, सरकार हमारी मध्य प्रदेश में है लेकिन बीएड कॉलेज भी वहां पे भी हमारे शिक्षा मंत्री है, लेकिन उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया तो यहाँ का युवा जागृत है। लेकिन अगर उसको लगा कि जो आपकी व्यापम घोटाले की जांच है जिसमें कुछ छतरपुर के लोग भी संलिप्त हैं, उनको लगा कि वो जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है तो उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं ये बोलता हूं कि छतरपुर में भी अगर हम लोकल की बात करें, छतरपुर की, अगर यहाँ पर भी एनयूसीआई है, युवा कांग्रेस है, तो वो इस मामले को आगे लेके जाए, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को नहीं उठाया। अभिलेख जी क्या कहेंगे कि जो छात्र संगठन है या युवा नेता जो है उनकी तरफ से क्या आप भी उसी पुतला दहन? बड़े भैया जो बोल रहे हैं वो तो मुझे सुनने में बड़ा हंसी आ रही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अपनी सरकार का विरोध करने गए, गिरफ्तारियां दी तो न्यायालय में पेश करती पुलिस,
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पेश कर देगी, वहीं से आप लोग को जमानत मुचलके पे छोड़ दिया जाएगा। धारा तो वही नहीं, अगर जमानती धारा होंगी तो उनको वहीं से छोड़ दिया जाएगा। तो कहाँ थाने में बेहतर बता सकते हाँ, तो ये बता सकते हैं भाजपा कार्यालय में फॉर्मेलिटीज होंगी। हाँ, सवाल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का। संवेदनशीलता के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि जो विरोध प्रदर्शन होने चाहिए थे, जिस रूप में होने चाहिए थे, जिस प्रभावी रूप से होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं जो हम लोगों के जो चुनाव की जो गतिविधियां रही हैं, यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव की प्रक्रिया और एनएसयूआई की प्रक्रिया, इन्होंने कहीं ना कहीं नेतृत्व को कमजोर किया है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। शायद उसी वजह से हम लोग जो बात जनहित में ले जाना चाह रहे थे उनमें उतनी प्रभावी रूप नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, फिर भी समय समय पे हमने वो काम किए हैं जो जनता के बीच के हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार अपनी दमनकारी नीतियों की वजह से उन छात्रों को, उन युवाओं को परेशान करती है, पीड़ित करती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। मतलब छात्रों के साथ अगर आप हमारी आवाज ये भी नहीं भूल जाना चाहिए, हमारी आवाज ही नहीं वहां तक पहुंच पाती है, क्योंकि इन लोगों ने जो प्रक्रिया बना रखी है, पुलिस वाले हैं। आप देखिए, हमने कोई विरोध प्रदर्शन किया, आपने एफआईआर लॉन्च नहीं करी। आपने पता चला हम जिसके विरोध करने जा रहे हैं, आप उसके साथ बैठ के बना रहे हैं कि कौन लड़का आगे, इसको पहले गिरफ्तार कर दो, इस पर 4 केस ला दो, इस पर 3 केस ला दो। हम भी पीड़ित हैं उस चीज से। हमारे ऊपर भी 2-2, 3-3 ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये दमनकारी नीतियां हैं। आपके छात्र संगठन काम तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि वो आपको ये लोग अनावश्यक तौर पे उन लोगों को प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि जहां पर हमने प्रदर्शन करने गए तो वहां पे इन्होंने वो किया। कैसे कई उदाहरण नहीं है। कांग्रेस को यह मालूम है कि 15 सालों में जो 10 साल हमारे बीत गए और 5 साल अभी भाजपा की सत्ता में है, इन 10 सालों में हमें कोई मुद्दा नहीं मिला। निश्चित तौर पे व्यापम घोटाला हम उसको एक गंभीर रूप से बीजेपी ने स्वीकार किया है और उसकी एसटीएफ बहुत जांच हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है, ना कि बीजेपी जांच कर रही है। तो हम इस मुद्दे पे बिल्कुल बात करते हैं कि जो भी उसमें दोषी है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रदेश के वही मुखिया है शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी बहुत जनहितकारी योजनाएं चल रही हैं और वहां पर कांग्रेस एक भी मुद्दे पर उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई है 10 सालों में। ठीक है। खैर, जनहित योजनाएं कितनी चल रही हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है उस पर चर्चा करेंगे तो हमारी जो आज की बहस है वो भटक जाएगी, हम उस पर नहीं आते हैं। हम बात सिर्फ यहाँ तक लेकर आए हैं। हमने बात व्यापम से लेकर शुरू की और फिलहाल में कि जो युवा नेतृत्व है, इन्हीं युवाओं में से छात्र नेतृत्व भी हैं जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि जब से आपकी ही सरकार ने इलेक्शन बंद करा दिए हैं और इलेक्शन बंद होने के बाद से कुछ नेतृत्व निकलने में कमी ज़रूर आई है। आप ही ने मांग उठाई थी आपके युवा नेतृत्व की प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब तो चुनाव ही बंद है। खैर, उस पर बहस नहीं भूल गए हैं विद्यार्थी, बहस नहीं करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा उस दिशा में भी आते हैं कि एक विंग ये भी है जो, चूंकि आपने भी उसका प्रतिनिधित्व किया है और अभिलेख आपने भी किया है, हम थोड़ा सा इस दिशा में भी बात कर लेंगे। छतरपुर से जुड़ी हुई बात है, एक बड़ी प्रमुख बात है कि विश्वविद्यालय को घोषणा के 3 साल हो चुके हैं। हमारे यहाँ जब से केंद्रीय घोषित हुई है सागर यूनिवर्सिटी, तब से लेकर रिजल्ट बहुत लेट आ रहे हैं। हम डीयू की बात इतने दिन से, अभी 4 दिन से सुन रहे हैं कि साहब वो 4 साल का डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो इतना बवाल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 3 साल की डिग्री कोर्स में ही 4 साल में मार्कशीट मिल पाती है लोगों को, 4 साल लग जाते हैं। यानी कि 1 साल बेमतलब का लॉस हो रहा है। और यही वजह है कि अभी हाल ही में पीजी में एडमिशन के लिए छात्रों को टोटल मनाही हो गई, क्योंकि उनके पास 6वें सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद भी 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली। यानी कि लेट लतीफी बहुत ज्यादा है। हो सकता है छतरपुर में विश्वविद्यालय खुलने के बाद उसमें कुछ हद तक ये सब जो लेट लतीफी हो रही है उसमें, तो ऐसी कंडीशन है जब इतने हजारों छात्र परेशान हैं, ऐसे में फिर छात्र संगठन क्या केवल आप क्या समझते हैं? आप चूंकि भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, छात्र संगठन आपकी ही जुड़ी हुई विंग है। शिवेंद्र भैया, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी जब उमाशंकर जी अभी इसमें आए थे, दौरे पर आए थे, तो सर्किट हाउस पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब और विधायक जी भी उपस्थित थे और बहुत गंभीरता पूर्वक इस विषय पर चर्चा हुई। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी स्मृति ईरानी जी से इस टॉपिक पे बात भी हो गई है और उन्होंने अपने दस्तखत करके अपनी फाइल भी आगे भेज दी। और चूंकि पार्टी इस मुद्दे पर भी उस लेवल पर
इतनी गंभीर है कि उसने वो फोन जो उनको मिलने के लिए उमाशंकर जी को टाइम दिया था, वो उसको 2 दिन पहले उनसे मिलने को पहुंचे। और निश्चित तौर पर मैं आपको यहाँ पर दावे से कह सकता हूँ कि जो अगला सत्र होगा छतरपुर का, वहां पर हमारी यूनिवर्सिटी के छात्र उस पर प्रवेश पाएंगे। अगला छात्र मतलब कौन सा, ये जो शुरू हो रहा है कि जो अगले 1 साल बाद? 2015 स्पष्ट करिए भाई। 2015। ओह माय गॉड। यानी कि अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा छात्रों को कि केंद्र में सरकार और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद और 1 महीने गुजर जाने के बावजूद अगर बहुत इच्छा शक्ति होती, चूंकि नहीं, मैं आपकी यहाँ पर एक बात को रुकना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर फिर तो ये यूनिवर्सिटी के लिए फिर तो ये जनरल प्रोसेस है। नहीं, जनरल प्रोसेस नहीं, चूंकि इसके लिए बहुत गंभीर है। और निश्चित तौर पर उन्होंने बोला हमें वहां से मान्यता मिलने के बावजूद भी कुछ उसके जो प्रोसीजर है उसमें हमें टाइम लगेगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम इसी सत्र में इसको चालू करें, लेकिन आपने चूंकि विषय रखा, चूंकि छतरपुर के लिए बहुत गंभीर विषय है, तो मैं निश्चित तौर पे जो उन्होंने बात की कि हम इसी सत्र में इसको शुरू करेंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि यहाँ पर 2015 में आपकी यूनिवर्सिटी में छात्र प्रवेश ले सकेंगे। जो आपका अनुमान है वो मेरा विश्वास है। मैं जानता हूँ कि इस सत्र में तो कुछ भी नहीं होने वाला और 1 साल और गुजर जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल ये क्रम चलता चला जाएगा। ये केंद्र में पहली साल है और अभी कुछ महीने बीते हैं। हाँ, और निश्चित तौर पे उसका तो बिल्कुल हमें मौका भी देना चाहिए कि 10 साल पुरानी जो कांग्रेस सरकार थी, हमारा चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने यूनिवर्सिटी को कई बार यहाँ पे घोषणा की और उसकी पूरी फाइल वहां पर पहुंच गई, केवल दस्तखत के लिए रुकी थी। हमको नहीं, फाइल जो अधूरी, आपको 1 मंथ हुआ है अभी। निश्चित तौर पे हमें यहाँ पर जो मोदी जी की सरकार है वहां पे उनको टाइम देना चाहिए और यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल ये था कि अब जिस तरीके से उस दौरान आंदोलन चलाए गए थे, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों के छात्र संगठन हैं, जिस तरीके से उस दौरान कि आप चला रहे हैं आंदोलन के आज ये शहर में रैली निकली जा रही है या सुंदरकांड का पाठ हो रहा है या ये हो रहा है, तो अब तो क्या उसमें तेजी नहीं आनी? नहीं, अब तो ये औचित्य ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, हमारी फाइल पहले से भी लगी थी। चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वह उस पे दस्तखत नहीं कर रहे थे और वो उसको कि उसका जो राजनीतिक लाभ उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, जो भी कारण रहे हो। लेकिन निश्चित तौर पे अब चूंकि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी हमारी भाजपा की सरकार है, तो जो उस पे पूरा प्रोसेस है और हमारा विश्वास है कि हम बिल्कुल इसको चंद महीने में यहाँ पर उसको करने में, सिग्नेचर करने में कितना समय लगता है? यूनिवर्सिटी खोलने के लिए काफी प्रोसीजर लगते हैं और जो आपको 10 साल में जो पूरे नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हम उनको 4 और 5 महीने देने की आवश्यकता निश्चित तौर पे है। जी, अभिलेख क्या कहेंगे कि मैं तो केवल सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, छात्रों के साथ छात्र संगठनों की बात कर रहा हूँ कि क्या छात्र संगठनों को इस समय पे, जैसा उन्होंने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है कि छात्र संगठन को अब अपनी मांग तेज करना चाहिए, क्या आपको लगता है? ये लोग दोहरे मापदंड पे चलते हैं। नहीं, आप किस पे चल रहे हैं? एक भी कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों में किया क्या यूनिवर्सिटी के लिए? अभी कुछ दिनों पहले किसी मुझे शायद जानकारी है कि जो नॉलेज थी कि किसी कांग्रेस के नेता ने बोला था कि अभी हम इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। क्या अभी तक आंदोलन हुआ क्या? मैं आपको बात तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस बोले, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ यहाँ पर बैठकर आज कैमरे पे छतरपुर कि निश्चित तौर पर अगले साल हमारे छात्र इसमें प्रवेश पाएंगे। हम लोग झूठी बात नहीं करते, जो प्रोसीजर टाइम लगेगा, हमको 4-5 महीने बीतेंगे इसमें, जो यूनिवर्सिटी में टाइम लगेगा, तो उसमें जुलाई का सत्र निकलेगा तो प्रवेश आपके नेक्स्ट उसमें बोलने का अवसर देंगे। जी हाँ, हमारे नेता का आपने जहाँ तक नाम लिया, आलोक चतुर्वेदी का स्टेटमेंट आया था कांग्रेस के प्रत्याशी है छतरपुर विधानसभा से, उन्होंने जो बात की वो सही कही है। वो भी उस पीड़ा को समझ रहे हैं कि छतरपुर के जो छात्र है वो पिछले कई वर्षों से इस मांग को उठाते आए हैं और जो छलावा किया गया है धार्मिक उसको रूप दे के, पहले तो यूनिवर्सिटी के लिए बात करना, हमने हमेशा हर आंदोलन में आपके लिए कदम से कदम मिलाया, चाहे हमारा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया हो, चाहे सत्यव्रत जी आए या कोई भी आया हो, हमने लगातार उनसे भी ये बात सतत संपर्क में रखी है। जब घोषणा हो गई तो साहब आपने श्रेय लेने के लिए, हमने उसमें कोई बुराई नहीं समझी, भाई मुद्दा होना चाहिए, हमारा काम बनना चाहिए। हमारे आलोक चतुर्वेदी ने अगर ये बात कही है तो हम बात कहेंगे,
हम उनकी जबान को पूरा कायम रखेंगे और आंदोलन होगा नहीं, और आंदोलन प्रभावी भी रूप में होगा। मैं आपको तो मैं भी उनको बधाई देना चाहता हूँ निश्चित तौर पर कि उन्होंने इसके लिए छात्रों की तरफ से कि उन्होंने इसके लिए सोचा, यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास कर रहा है। क्यों ना सोचे? लेकिन जो हमारे है भाई, हमारे क्षेत्र की हमारे विधायक जी है ललिता यादव जी हैं, वो इस मामले के लिए बहुत गंभीर है और उससे निश्चित वो भी तौर साथ पर में उन्होंने बैठा इसके है। लिए बहुत प्रयास किए हैं। और मैं आपको बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर, मैं चूंकि जनभागीदारी समिति से भी जुड़ा हूँ महाराजा कॉलेज से, मुझे इसके बारे में जानकारी है कि आपका जो पूरी प्रोसीजर में रोज आपके यूनिवर्सिटी के संबंध में बात चल रही है और जो हमारा अगला सत्र होगा वहां पर हमारी यूनिवर्सिटी छतरपुर में आएगी। और ये सौभाग्य जो 10 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो हमारे पहले साल में हमारा एक बहुत मुख्य काम छतरपुर की जनता के लिए होगा। चलिए अशोक जी, मैं विधायक और सांसदों तक बात ही नहीं कर रहा था। मेरी बात थी सिर्फ कि छात्र संगठनों को क्या इस दौरान या जब से आपकी गवर्नमेंट बनी थी तभी से लेकर एक मुद्दा बहुत तेजी से, जिससे कि हम तो जुलाई में इस चीज को स्टार्ट कर पाते, जिससे कि इतने सालों से मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि छात्र संगठनों का जो काम अब रह गया है सिर्फ कि महाविद्यालय में पानी की टंकी में कचरा है इसलिए उसकी सफाई करा देना, या फिर कोई प्रोफेसर है उसको यहाँ से वहां या ट्रांसफर, या इस बातों मुख्य मुद्दे जो हैं छात्रों की जो परेशानियां हैं, और ये तो इतनी बड़ी परेशानी थी जिसमें, लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं गया। उस समय मांग उठाई गई और अब जब हम अगर चाहते तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी से ये काम किया जा सकता था, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि उसका पूरा टाइम लगता है बनाने में, वो टाइम तो मध्य प्रदेश सरकार को करना कर था चुकी है और वहाँ कर चुकी है, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार तो 2 साल पहले काम कर चुकी है। अब चूंकि अभी एक महीना अभी आपकी केंद्र की सरकार को हुआ है, प्राथमिकता के तौर पर ये यूनिवर्सिटी का काम है और ये यूनिवर्सिटी का काम बहुत जल्दी पूरा होगा। आपने मूल बात जो कही थी हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं की जो सेमेस्टर प्रक्रिया को लेके जो रिजल्ट समय पे नहीं आ पाना है, इसके लिए मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगी प्रबंधन कहीं ना कहीं दोषी है। हम विक्रम यूनिवर्सिटी की बात करें, हमारे इस प्रदेश में सबसे अच्छा जो उनका जो काम करने का तरीका है, वर्किंग प्रोसेस है, सबसे अच्छी जो वर्किंग प्रोसेस है वो विक्रम यूनिवर्सिटी की है। समय पे एग्जाम करवाना, समय में शिक्षण सत्र चलवाना और उसके बाद पूरी समय देना एग्जाम्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रबंधन है हमारे महाराजा महाविद्यालय के, केंद्रीय विश्वविद्यालय का, इन दोनों की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। आप दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जुड़े हुए हैं, आपका कॉलेज भी है, आपका स्कूल भी है, आप इस बात को ज्यादा जानते हैं कि क्या हमें जब पता है कि जनवरी टू मई शिक्षण सत्र चल रहे हैं तो आप चलवाइए, जून में आपका रिजल्ट आना चाहिए, तो आपके लिए पहले से प्रोसेस होनी चाहिए कि हाँ एग्जाम कराना है फिर रिजल्ट देना है। तो वो प्रोसेस जब आप एक बार धीरे धीरे आपने पेंडेंसी करी तो वो हर एक पेंडेंसी हर एक सेमेस्टर में बढ़ती चली गई। उसका खामियाजा क्या हुआ, जो छात्र रिजल्ट्स के लिए बैठे हुए वो 6वें सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, चौथे का रिजल्ट ही नहीं आया। ये वजह है कि अभी प्रबंधन की कमी है। में एडमिशन के लिए छात्र भटक रहे थे, बीएड के लिए नहीं कर पा रहे थे। खैर, हम इस मुद्दे पर एक बार फिर से लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, चूंकि हमारे साथ अशोक दुबे हैं जो कि शिक्षा प्रकोष्ठ के भाजपा के प्रदेश से संयोजक हैं, यानी कि एजुकेशन से सीधा नाता है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो। और हायर एजुकेशन की एक सबसे बड़ी बात है जो कि भाजपा गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट करी है, वो ये कि सेमेस्टर प्रणाली, और सेमेस्टर प्रणाली हमारे जैसे क्लाइमेट के लिए कितनी सूटेबल है, या इस सेमेस्टर प्रणाली का जो छात्रों के हित को लेकर शुरू की गई थी और इसमें किसी की राय इस तरीके से नहीं शामिल की गई थी, खासतौर पर छात्र संगठनों की, और सीधे थोप दी गई थी, वो इस क्लाइमेट के लिए हमारे लिए कितनी सूटेबल है, या फिर वो इस तरीके से बेहतर ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रही, उसमें क्या ऐसी कमियां हैं, और उनके लिए आप चूंकि शिक्षा प्रकोष्ठ से हैं इसलिए आपकी तरफ से क्या हो सकता है, हम अशोक जी से पूछेंगे और अभिलेख जी से भी ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको इस प्रणाली में खामी दिखती है तो क्या कांग्रेस या फिर आपके छात्र नेता इसमें कुछ कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के 2 पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश।
सिटी हॉल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम दोनों लोगों के पास मुद्दा छोड़ कर गए थे कि आखिरकार हमारे इस क्षेत्र में, हमारे क्लाइमेट में जो एसी बंद कमरों में बैठकर बड़े बड़े अधिकारियों ने ये नियम बनाए, इस चीज को लागू किया कि एक सेमेस्टर प्रणाली होनी चाहिए और उस सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों को काफी लाभ मिलेगा, जबकि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से क्या वो प्रणाली सूट करती है, इस बात पर शायद छात्र संगठनों से भी कोई राय नहीं ली गई, उनका कोई मशवरा नहीं लिया गया। और अब उसी सेमेस्टर प्रणाली का खामियाजा पिछले 5 सालों से छात्र भुगत रहे हैं और आगे कब तक भुगतते रहेंगे इस बात का भी कोई अंदेशा नहीं है। मैं यही प्रश्न दोनों लोगों के पास छोड़कर गया था। सबसे पहले अशोक, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि हम बात वहीं पे, चूंकि आप छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं, तो पहली चीज तो ये कि आप इस बात से कितना सहमत हैं कि हमारे हिसाब से सेमेस्टर प्रणाली ठीक है या गलत है, और अगर गलत है तो क्या छात्र संगठनों को इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं करना चाहिए था या आगे करना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने बोला कि जो सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, ये शिक्षक जो अपने छात्र थे, छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि इससे शायद छात्रों का बहुत विकास हो सके और उनका स्तर ऊंचा किया जा सके। लेकिन अगर आज मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो, और इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा भी हूं, और छात्र वगैरह जब हमारे पास आते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें काफी खामियां नजर आती हैं। और बच्चे हमेशा, मुझे लगता है कि वो पेपर देते रहते हैं और जो टीचर्स है वो कॉपी चेक करते रहते हैं, पूरे साल कॉपी चेक करते रहते हैं और उनका रिजल्ट आता रहता है, एटी वगैरह बच्चों की आती रहती, तो ऐसा लगता है कि वो केवल एग्जाम दे रहे हैं, ना कि बस उन्होंने पेपर पढ़ा और अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। तो निश्चित तौर पर जो मैं व्यक्तिगत तौर पर जो अपने विद्यार्थी परिषद के जो संगठन है वहाँ पे मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, उनके जिला संयोजक से, जो आपके संगठन मंत्री, उन लोगों से बात करूंगा कि इसके खिलाफ एक आवाज उठाएं। और चूंकि बीजेपी के नाते मैं कोशिश करूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि इस प्रणाली में अगर सुधार होने की कोई गुंजाइश है तो निश्चित तौर पर इस प्रणाली को चेंज किया जाए। आपको लगता नहीं कि मतलब इतना बड़ा मुद्दा था लेकिन इस विषय पर कभी भी छात्र संगठनों का भी ध्यान नहीं गया या उन्होंने किया नहीं कुछ? हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, शायद बिल्कुल निश्चित तौर पे। और मैं आपको इस टॉपिक पे बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये ऐसा मुद्दा उठाया है जो एक एक छात्र को, एक एक घर को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि वो बच्चे जब परीक्षा देते हैं तो उनके माँ बाप भी एक तैयारी की पूरी उन बच्चों के साथ उनकी परीक्षा होती थी, वो इतनी प्रभावित है कि वो ठप है। वो बच्चे बिल्कुल पेपर के लिए बन गए कि वो पेपर दे रहा है ना। तो निश्चित तौर पर चाहे वो एनएसयूआई हो और चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, सभी लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये सेमेस्टर प्रणाली को निश्चित तौर पर, जैसे हम लोगों ने एग्जाम दिए हैं पुराने, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि साल में एक बार पेपर दे के आते थे, उसका रिजल्ट आने की घोषणा करते थे। अब तो शायद उनको रिजल्ट से भी डर नहीं लगता, वो कहते हैं टिकट ही आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रणाली में निश्चित तौर पे चेंज होनी चाहिए। अभिलेख क्या मानते हैं, प्रणाली को कैसा मानते हैं? पहली चीज में ये केवल इतना क्वेश्चन, प्रणाली दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया जो उसके पीछे चल रही है वो प्रक्रिया और प्रबंधन, ये इसका दोष है कि जिस वजह से छात्रों को हित प्रभावित हो रहे हैं। जब ये व्यवस्था शुरू की गई थी शायद उस समय इन सब चीज़ों को बहुत आकलन किया गया होगा, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी विफलता रही है वो हम अपना टेन्योर नहीं सेट कर पाए जी। किस महीने क्या एग्जाम होंगे, किस महीने प्रबंधन का क्या सत्र चलेगा, क्या हम स्पोर्ट्स को पूरा का पूरा कॉपरेट कर पाएंगे, यूथ्स को लिए जो यूथ फेस्टिवल होते हैं उनको कितना समय दे पाएंगे, ये सब पे हमने कहीं बिंदुवार चर्चा नहीं कर पाई। ये उनकी प्रक्रिया की दोषपूर्ण रवैया रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा खामियाजा छात्र और छात्राओं को उठाना पड़ा है। हम इसके लिए कहीं ना कहीं उस प्रबंधन, उस प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हैं जी। तो अगर दोषपूर्ण है तो कभी इस विषय पर कभी आपसे जुड़े हुए छात्र संगठन जो रहे हैं, एनएसयूआई की बात करें या युवा संगठन, उन्होंने आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया? ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि इन बिंदुओं पर कभी चर्चा नहीं की गई। नहीं, इस मुद्दे को लेकर तो मुझे नहीं लगता छतरपुर में कुछ काम हुआ। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, छतरपुर लेवल के अलावा सागर लेवल हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हमारी हो सकता है कि यहाँ की इकाइयाँ काम ना कर पाई हूँ, उन विषयों को ना उठा पाई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सागर की इकाई ने बात नहीं उठाई थी। गजवैया जी थे उस समय, ये बात उठाई गई थी, लेकिन हमने कहा ना, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया है, प्रबंधन इतना ढीला हो चुका है कि इन्होंने उस विषय पे ध्यान नहीं दिया और उसको कचरे के डस्टबिन में डाल दिया। मैं निश्चित तौर पे बात आपसे बोलूंगा, आपने बहुत सही समय पर इस मुद्दे को उठाया कि छात्रों का, मुझे याद है कि मुझे कल की बात याद है, कल के पेपर की याद है, मुझे याद आ रही है कि ना तो वो विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था, ना आपके एनएसयूआई के द्वारा, व्यक्तिगत छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया था, छात्रों ने अपने लेवल पर कि यह जो प्रक्रिया है वह दोषपूर्ण है।
मुद्दे को उठाया, बिल्कुल, इतना महत्वपूर्ण। मैं पेप्टेड टाइम को बिल्कुल बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे मुद्दे से मतलब अवगत कराया कि जिस पे हमें सारे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और छात्र संगठन से ऊपर उठकर हमें इस टॉपिक पे काम करना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है कि चूंकि आप शिक्षा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, तो अब जब कभी भोपाल जाएं या मंत्री मिनिस्टर से बात होती है तो इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से रखें कि क्या हमारे रीजन के लिए, अगर अभिलेख कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है लेकिन उसका पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप मानते हैं कि वो व्यवस्था ही हमारे हिसाब से अच्छी नहीं है और एक वो पुराना दौर था। हालांकि एक लोगों का फिर ये भी कहना हो जाता है कि आप जो बदलाव है, नयापन है, उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ये विरोध नहीं है। ये चीज वो है कि जो बेहतर है, अगर कभी पुराना बेहतर है तो हमें पुराने को आगे लेकर चलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम विकास के नाम पर हर चीज में नया बदलाव करें, हर नई चीज को लागू करने की कोशिश करें, भले उसका प्रतिफल कुछ भी हो। बिल्कुल, मैं आपको जो व्यक्ति होने चाहिए उनके अंदर रचनात्मक सोच होनी चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए। हर एकेडमिक संस्थाओं में जो हेड्स बन के बैठे हुए हैं, छोटे स्तर से भी लोगों की बात को सुनना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़े-बड़े संस्थानों में सुनते नहीं किसी की। जब कोई हम कभी किसी प्रणाली को बनाते हैं, किसी को विकसित करते हैं, कोई किसी प्रक्रिया को, तो निश्चित तौर पे हम उसको एक अच्छा करने के लिए उस प्रक्रिया को बनाते हैं। हमने इस प्रक्रिया को छात्रों को हित में ध्यान रख में बनाया था, लेकिन ठीक है, उसमें कुछ दोषपूर्ण है तो हमें उस पर अपनी खामी नहीं, हमें उस पर सुधार कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला, आपने बोला कि आप भोपाल जाएंगे, तो मैं निश्चित तौर पे कभी भी मेरी बात होगी तो छतरपुर के लिए मेरे दो मुद्दे बहुत अहम होंगे। एक आपका यूनिवर्सिटी का और एक आपका जो आपने ये मुद्दा बोला सेमेस्टर वाला। इसके लिए छात्र संगठन से भी बात करेंगे कि इस मुद्दे को उठाएं और पूरे प्रदेश लेवल पर उठाएं और इसमें चेंज की मांग करें। अभिलेख जी, आपसे भी यही उम्मीद है? बिल्कुल। चलिए, तो इस बात को लेकर हम यही फिनिश करते हैं। और बात हालांकि उठी थी व्यापम को लेकर और बात खत्म होने जा रही है छात्रों से जुड़े मुद्दे, यानी सेमेस्टर सिस्टम या विश्वविद्यालय की बात हो, लेकिन इन सभी बातों का कहीं ना कहीं से जुड़ाव है, एक चेन है, एक लिंक है। शुरुआत यहां से है कि जब छात्र बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करके बहुत अच्छे ढंग से परिपक्व होकर आगे नहीं बढ़ेगा तो व्यापम जैसे घोटाले आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं विकसित हो पाएगी कि वो अपनी तरीके से, अपनी काबिलियत के बल पर किसी अच्छी परीक्षा को पास कर पाए। इसलिए ऐसे सोर्स सिफारिश का सहारा लिया जाएगा और बड़े पदों पर बैठे मंत्री मिनिस्टर हो या अफसर हो, वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में लिप्त होते रहेंगे और ऐसे घोटाले उजागर होते रहेंगे। इसलिए बेसिक्स को मजबूत करने की बात है, शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात है। अगर बहुत बेहतर ढंग से इन पर काम हो जाएगा तो ऊपर के लेवल पर इस तरह की गंदगी सामने नहीं आएगी और इस तरह की बातों से हमें छुटकारा मिल पाएगा। आज की डिबेट में बस इतना ही। हमारे साथ अभिलेख खरे, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस का पूर्व व्यवसायी जिलाध्यक्ष, और अशोक दुबे जी भाजपा प्रदेश सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ और पूर्व छात्र नेता रहे हैं। दोनों ने अपनी बातें रखी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।